गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सेट थ्योरी में लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें कौन कौन सा लॉ पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट में आपको बताए थे आइडेम्पोटेंट लॉ, सेकंड में आपको बताए थे आइडेंटिटी लॉ, थर्ड में आपको बताए थे कॉम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ में आपको बताए थे एसोसिएटिव लॉ और फिफ्थ में आपको बताए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आज हम लोग है सो पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, यहां लिखिए इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन। फर्स्ट में है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड में है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इसको याद कैसे रखिएगा, तो याद ये रखना है कि अगर आपका यूनियन है यहां पे तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और अगर आपका इंटरसेक्शन है तो यूनियन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि कोई जरूरी नहीं है कि दो ही सेट के लिए ये वैलिड है। जैसे अगर आपको ऐसा दे दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश। अगर आपको दे दिया जाए ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डी मॉर्गन्स लॉ कोई जरूरी नहीं है कि दो ही सेट के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा सेट के लिए भी वैलिड हो सकता है। जैसे यहां पर आपको 3 सेट के लिए लिखे, ये भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। आप 3 से ज्यादा सेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली यूज में जो है 2 या 3 सेट्स के लिए ही होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपको 3 मेथड से बताएंगे। सबसे पहला मेथड जो आप रोस्टर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे प्रूफ होता है, और थर्ड में आपको बताएंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए होल डैश है, तो होल डैश का मतलब क्या हुआ, कंप्लीमेंट। इसको हम लोग कंप्लीमेंट पढ़ सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। याद है ना, कंप्लीमेंट ऑफ सेट जब बताए थे तो वहां पे बताए थे कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए का ऊपर डैश दे दिए, या ए के ऊपर सी दे दिए, या ए के ऊपर बार दे दिए, ये सबको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। याद आ गया सब लोग को। अब देखिए प्रूफ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर क्या है कि जब कंप्लीमेंट निकालना होता है ना, तो आपका यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। जैसे अगर आपको वेन डायग्राम से थोड़ा सा बस याद दिला दे रहे हैं, वेन डायग्राम से अगर आपको पूछा जाए तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सर्कल आपको ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको कहा जाए कि ए डैश का वेन डायग्राम बनाइए, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए का सारा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए का जब सारा एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो सर्कल के जो बाहर जो है वो सारे को सैडेड कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे ए डैश। तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। पूरे यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यही आपका क्या निकल जाता है, ए डैश निकल जाता है। तो यहां पे प्रूफ करने में इस चीज को यूज करेंगे। हम आपको दोबारा बता दिए कि अगर आप भूल गए हैं तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फर्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ए एक दूसरा सेट यहाँ पे है 1 2 3, और बी एक तीसरा सेट है 3 और 4। हाँ, ध्यान में ये रखना है कि जब आप यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं तो ए और बी लिए तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सल सेट में आप 6 तक लिए और इधर ए या बी में आप 7 8 9 भी कर दिए, तो गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या बताए थे कि जितने भी सारे सेट होते हैं
सब क्या होता है, सबसेट होता है। किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब इधर जितने भी सेट हम लेंगे उसके सारे एलिमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए अभी आपको क्या बताया, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, ए यूनियन बी को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। अब ए यूनियन बी लिखने के लिए कैसे बताए थे, सबसे पहला काम आप ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो ए का सारा एलिमेंट देखिए 1 है, 2 है, 3 है। अब इसके बाद बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो बी का जो सारा एलिमेंट है तो 3 है और 4 है। 3 यहां पर लिख चुके हैं तो रिपीट तो करना नहीं है। तब इसके बाद क्या देंगे, कॉमा दे करके 4 देंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब मेरे को निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो देयरफॉर लिखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ये क्यों ऐसा किया अभी बताया आपको वेन डायग्राम में, कि यूनिवर्सल सेट में आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी 2 मेथड बताए थे। एक मेथड तो आपको ये बताए कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हटा दीजिए और बाकी यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट हो जाएगा। और दूसरा मेथड डायरेक्ट आपको बताए थे कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिखिए। ध्यान में ये रखना है कि ये यूनियन बी में नहीं होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल सेट में पहला एलिमेंट 1 है, 1 होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए कि ए यूनियन बी में 1 है या नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 है, नहीं लिखेंगे। 3 भी है, 4 भी है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 5 और 6। तो यहां पर लिखेंगे 5, 6। ये क्या निकला, ए यूनियन बी का होल डैश। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए डैश निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, ए डैश। तो ए डैश जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए जब करेंगे तो फिर आपको 2 मेथड है। आप या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आपको जिस तरह से आसान लगता है, मेरे को डायरेक्ट लिखना आसान ज्यादा लगता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 1। अब ए में देखिए 1 है 1 2 3 है, तो 1 2 3 नहीं होगा, क्या बच गया 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 5, 6। बोलिए कोई दिक्कत, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, बट ध्यान में ये रखना है कि वह एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। तो ए में जो भी एलिमेंट था उसको हम हटा दिए, बाकी सारे एलिमेंट को लिख दिए। समझ में आ रहा है सब लोग को। तो ये क्या निकल गया, ए डैश निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो एंड बी डैश। अब बी डैश जब निकालिएगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अगर किसी को डिफरेंस निकालने में दिक्कत हो रहा है, कंप्लीमेंट निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो आप पिछला क्लास जाकर के देखिए, ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल में आपको बताया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी डैश। अब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। ध्यान ये रखना है कि बी में नहीं होना चाहिए। तो बी में कौन है, 3 और 4। तो यहाँ से 3 और 4 को हटा दीजिए। तो 3 4 को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 5, 6। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो देयरफॉर लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब बताइए तो ये और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन देखिए 5 और 6 है, इसमें भी 5 और 6 है, इसमें भी 5 और 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 6। तो जो मेन बात आपको बताना था, अब ये देखिए कि जब हम लोग इस मेथड से निकाले तो ए यूनियन बी का होल डैश जब निकाले तो 5 और 6 आया, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाले तब भी आपका 5 और 6 आया। तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या कहेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट में। तो इसको लिख लीजिए सब लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब सेकेंड का देखते हैं प्रूफ, ठीक है।
सेकेंड में ये तो यही रह गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो नाउ अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या समझते हैं कि ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी में बताइए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। नहीं, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 3। अब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, अभी बताए थे। तो यहां पे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट करना है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे, बट ध्यान रखना कि 3 नहीं होगा। तो यहां पे क्या क्या आ गया, 1, 2, 4, 5, 6, करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, ए डैश। तो नाउ ए डैश, ए डैश अभी आपको निकाल के दिखाए थे। ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए में क्या है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए, बचा कौन 4, 5, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 5, 6। इसके बाद क्या निकालेंगे, बी डैश। तो बी डैश में फिर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट बी वाले को छोड़ के, तो बी में क्या है 3, 4, तो 3, 4 को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचेगा कौन बचेगा 1, 2, 5, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 5, 6। समझ में आ रहा है बात, ये क्या हो गया बी डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालेंगे। ए डैश और बी डैश का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो देयरफॉर ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश के पहले सारे एलिमेंट को लिखिए। तो ए डैश का सारा एलिमेंट देखिए 4, 5, 6, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 4, 5, 6। फिर बी डैश के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो बी डैश का सारा एलिमेंट देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तब यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर कहां 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके बाद 6 है तो 6 भी लिख चुके हैं, तो रिपीट तो होगा नहीं। अब इसी को आप सिस्टमेटिक लिख लीजिए कि 1, 2, 4, 5, 6। अब देखिए कि ये और ये दोनों सेम है क्या, इसमें भी 1, 2, 4, 5, 6 है, इसमें भी 1, 2, 4, 5, 6 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। यानी कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये तो आपका जो सिंपल हम लोग रोस्टर फॉर्म होता है, अपने मन से यूनिवर्सल सेट और ए और बी ले लिए और उसको है सो प्रूफ करके दिखा दिए। नोट कीजिए यहां तक। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड से प्रूफ करने के लिए फिर एक चीज आपको ध्यान दिला देते हैं। बार बार देखिए एक ही चीज आ रहा है, हर लॉ में आपको बताया कि कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ ए यूनियन बी, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखाए थे, बताए थे। अगर कोई नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्लास नंबर 16 जाके देखिएगा, उसमें बताए थे कि इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन है तो इसके लिए हम लोग और यूज करते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है ए का भी एलिमेंट हो सकता है या बी का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो वहां पे बताए थे कि एक्स सच दैट x belongs to a एंड यहां पे यूज करते हैं x belongs to b। मतलब x a का भी एलिमेंट होगा और b का भी एलिमेंट होगा। यहां पर एंड है और यहां पर है कि दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट अभी यहां पे यूज करेंगे
कि अगर आपका ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ध्यान दीजिए, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में आएगा तो ये प्रूफ नहीं समझ में आएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर कहीं आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x does not belongs to A and x does not belongs to B। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x does not belongs to A intersection B if and only if x does not belongs to A और x does not belongs to B। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है उसको समझिए। आपको यहाँ पे यूनिवर्सल मतलब यूनियन अगर आपको कहा गया, यहाँ पे यूनियन कहा गया तो यहाँ पे क्या लिखे, और यहाँ पर इंटरसेक्शन कहा गया तो यहाँ पे क्या लिखे, एंड। यूनियन में क्या बताया है? यूनियन में होता है कि ए का भी एलिमेंट हो सकता है या बी का भी एलिमेंट हो सकता है या दोनों का हो सकता है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों का कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यूनियन है तो एंड लिखे हैं और इंटरसेक्शन है तो और लिखे हैं। और स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि यूनियन है तो और होना चाहिए। नहीं, आप अब इसका मीनिंग को समझिए। यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक्स का भी एलिमेंट हो सकता है या बी का भी हो सकता है। और यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि एक्स जो है, ध्यान दीजिए, एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि एक्स जो है ए का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड बी का भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से किसी में भी होगा तब तो उसका एलिमेंट हो जाता है ना। इसीलिए यहां पे एंड लिखा गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहां पे कहा क्या जा रहा है कि एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो x जब a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि न तो a में होगा और न b में होगा। अगर हिंदी में बोले तो और बोल सकते हैं, या नहीं बोल सकते। अगर हम बोलेंगे कि x है सो a में नहीं हो सकता है या b में नहीं हो सकता है, तो या जैसे ही आप मुंह फाड़ दिए तो वहां पे क्या हो गया कि a में नहीं है, इसका मतलब b में हो सकता है। या बोलेंगे b में नहीं हो सकता, या बोल रहे थे, इसका मतलब a में होगा। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब x a का एलिमेंट नहीं है एंड x b का भी एलिमेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। x जो है a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि x या तो a का भी एलिमेंट नहीं होगा या b का भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन होने के लिए दोनों में होना चाहिए वो एलिमेंट। तो इसीलिए यहां पे क्या यूज किया गया? और यूज किया गया। याद रहेगा? तो यहीं पे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब इसको अगर ये बात समझ में आ गया तो अब देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, सेकेंड मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। तो सेकेंड मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात फिर यहाँ पर भी यूज हम लोग करेंगे। ये चीज आपको हर लॉ जो प्रूफ कर रहे हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि अगर आपको कहीं दिया हुआ है कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, देन तब आप क्या कहते हैं कि A और B है सो आपका इक्वल सेट है। याद है इक्वल सेट का डेफिनेशन? A का सारा एलिमेंट B में है और B का सारा एलिमेंट A में है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल सेट है। A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ A। तब हम लोग कह सकते हैं कि A इक्वल टू क्या होगा? B होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट अभी यूज होगा। अब देखिए स्टार्ट हम लोग कैसे करते थे? यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x, ध्यान से समझिएगा, x जो है A यूनियन B का होल डैश का एलिमेंट है। x A यूनियन B के होल डैश का एलिमेंट है।
बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट a का है तो a डैश का नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट a डैश का है तो a का नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? कोई भी एलिमेंट अगर a का, सेट a का है तो a डैश का नहीं होगा, ठीक है? और अगर कोई एलिमेंट a डैश का है तो a का नहीं होगा। तो यहां पे यही चीज बोला जा रहा है ना कि x जो है बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश, a यूनियन b के होल डैश का एलिमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा x। तो इफ एंड ओनली इफ यहां पे लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। बोलिए ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? क्योंकि अगर यहां पे प्रॉब्लम होगा तो आगे फिर प्रॉब्लम होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर x, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट। अगर कोई x कोई एलिमेंट है जो a का है, ठीक है, x a का एलिमेंट है तो a डैश का नहीं होगा, और a डैश का अगर x एलिमेंट है तो a का नहीं होगा। एकदम सिंपल सा बात बताया जा रहा है। और जिनको अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है ना तो कंप्लीमेंट वाला आप जाकर के देखिए, ठीक है? तो यहां पे आपका यही चीज हो गया कि x है सो a यूनियन b का होल डैश का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब यूनियन वाला कंसेप्ट में आइए। यहां पे अभी बताए थे कि यूनियन में क्या लिखाएगा? एंड लिखाता है। यूनियन में क्या लिखाएगा? एंड लिखाएगा। अभी आपको बताए थे ना, नॉट है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वहां पे क्या होगा? एंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड, क्या लिखेंगे? एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि x a का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड x b का भी एलिमेंट नहीं होगा। यहां पे कह रहा है कि x a का एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ एंड ओनली x बिलोंग्स टू a डैश। जब a का एलिमेंट नहीं है तो किसका होगा? a डैश का होगा। एंड ठीक उसी तरह से यहां पे क्या कह रहा है? x b का एलिमेंट नहीं है, तो x b का एलिमेंट नहीं है तो b डैश का होगा। a x है सो b का एलिमेंट नहीं है तो किसका होगा? b डैश का होगा। बोलिए अब यहां पर देखिए इफ एंड ओनली इफ क्या लगा हुआ है? एंड। क्या लगा हुआ है? एंड। तो एंड को हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब देखिए यही चीज तो आपको हर लॉ में आपको प्रूफ कर रहे थे। अब यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि x है सो इसका एलिमेंट है, नहीं x है सो इसका एलिमेंट है, और हम साबित कर दिए हम लोग कि x इसका भी एलिमेंट है। x इसका एलिमेंट है और साबित क्या कर दिए कि x इसका भी एलिमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए। बोलिए कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि a यूनियन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब इसी का उल्टा फिर करेंगे, तो उल्टा अगेन। अब क्या करेंगे? लेट, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि x जो है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है। x है सो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है। अब इसको आप इफ एंड ओनली इफ क्या लिखेंगे? अब आप बताइए, आप लोग बताइए। x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। x जो है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a डैश, और यहां पर इंटरसेक्शन है तो इसको क्या लिखते हैं? एंड। तो यहां पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। बोलिए लिख सकते हैं। अब देखिए फिर समझिए, x कह रहा है a डैश का एलिमेंट है, x a डैश का एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ यहां पे क्या कह रहा है कि x a डैश का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि x a का एलिमेंट नहीं होगा।
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पे क्या कह रहा है कि x a डैश का एलिमेंट है, तब क्या होगा कि x a का एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बीच में एंड है तो एंड लिखेंगे, और यहां पर देखिए फिर क्या कह रहा है, एक्स बी डैश का एलिमेंट है, तो एक्स बी डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब बी का नहीं है, तो लिखेंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए डज नॉट आ गया और यहां पे एंड है, तो एंड के जगह पे क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। अभी बताए थे ना, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे डज नॉट है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ क्या आ गया, एक्स does not belongs to A union B, X does not belongs to A union B। समझ में आ रहा बात, X है सो A union B का एलिमेंट नहीं है, तो किसका है, A union B का होल डैश का होगा। तो यहां पे लिखेंगे if and only if X belongs to A union B का होल डैश। अब देखिए X हम लोग क्या माने थे, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का एलिमेंट है, और क्या ला दिए कि X A यूनियन B का होल डैश का भी एलिमेंट है। तो X इसका एलिमेंट माने थे कि है, और ये साबित कर दिए कि A यूनियन B के होल डैश का भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और अभी आपको क्या बताए थे, अभी आपको ये बताए थे कि अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल सेट होगा। A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ A, इस कब होगा जब A और B इक्वल सेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस क्या हो जाएगा, A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये आपका है सो प्रूफ हो गया सेकेंड मेथड से। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए सेकेंड का हम लोग प्रूफ देखते हैं। सेकेंड में क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि X है सो A इंटरसेक्शन B का होल डैश का एलिमेंट है। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल डैश। अब यहां पे देखिए इफ एंड ओनली इफ क्या लिखेंगे, अब आप लोग बताइए। X है सो A इंटरसेक्शन B के होल डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ X A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं है। अगर A डैश का है तो A का नहीं है, A का है तो A डैश का नहीं, तो यहां पर A इंटरसेक्शन B के होल डैश का है एलिमेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब देखिए यहां पर क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट वाला में क्या बताए थे कि इंटरसेक्शन जब होता है तो बीच में क्या लिखाता है, और इंटरसेक्शन जब होता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और लिखेंगे। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर तो इंटरसेक्शन है तो और कैसे लिख दिए, भाई ये डज नॉट है, नहीं डज नॉट है। अगर बिलोंग्स टू रहता ना तब हम लोग लिखते यहां पे एंड। तो यहां पे क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मीनिंग को समझिए ना, यहां पे क्या कर रहा है कि x a का एलिमेंट नहीं है या b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं होगा। सिंपल सा फंडा, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको क्या बताया कि दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में से किसी एक में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में नहीं है। X दोनों में से मतलब A और B में से किसी एक में भी अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात, तो यहां पे या का सेंस निकलता है, इसीलिए और लिखते हैं। अब यहां पे फिर आइए, X कह रहा है A डैश, X है सो A का एलिमेंट नहीं है, तो किसका है, A डैश का है। तो लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू A डैश, बीच में और है तो और दे दिए, और यहां पे फिर क्या कर रहा है कि x b का एलिमेंट नहीं है तो किसका है, b डैश का है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू b डैश। समझ में आया बात। अब देखिए ये बिलोंग्स टू है और है, तो और के लिए क्या यूज करेंगे, यूनियन। तो यहां पे लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ
x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब देखिए क्या हो गया, माने थे हम लोग कि x है सो इसका एलिमेंट है, और साबित कर दिए कि x इसका भी एलिमेंट है, यानी कि x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। इसी का फिर उल्टा अगेन, अब हम लोग क्या मानेंगे कि x है सो इसका एलिमेंट है, लिखेंगे लेट, अगेन क्या हो गया, लेट x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली, यहां पे देखिए बिलोंग्स टू है और यहां पर यूनियन है, तो यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। अब आइए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि x a डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का नहीं होगा, तो यहां पे लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहां पे क्या बीच में और है तो और दे दिए। अब यहां पे क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू b डैश, x b डैश का एलिमेंट है तो b का नहीं होगा, तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए ये दोनों डज नॉट आ गया और यहाँ पे और है, तो किसका साइन पड़ेगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, जल्दी से बताइए। यहाँ पे दोनों डज नॉट है और बीच में क्या आ गया, और आ गया, तो किसका साइन पड़ेगा, इंटरसेक्शन। डज नॉट जब रहता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ x क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखिए मीनिंग को समझिए, x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो किसका है, a x है सो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो किसका है, a इंटरसेक्शन b के होल डैश का है। तो यहां पे लिखेंगे कि इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश। अब देखिए फिर वही आ गया ना, आप माने थे कि x है सो a डैश यूनियन b डैश का एलिमेंट है, और हम लोग साबित कर दिए कि x a इंटरसेक्शन b के होल डैश का भी एलिमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर a डैश यूनियन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। अब देखिए क्या आ गया, अब यहां से आप साबित किए कि ये इसका सबसेट है और यहां पे साबित कर दिए कि ये इसका सबसेट है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ e, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू b है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। यही आपका सेकेंड मेथड से दोनों प्रूफ हो गया। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कर लिए सब लोग। अब इसी को हम लोग वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे। थर्ड मेथड आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कॉपी में, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, वेन डायग्राम से। ध्यान से समझिएगा वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का होल डैश है, किसका है, ए यूनियन बी का होल डैश। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या बताए थे कि एक रेक्टेंगल खींचेंगे और कॉर्नर में यू लिख देते हैं। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। अब कितना सेट है, दो सेट है, तो कितना सर्कल बनाएंगे, दो सर्कल। तो यहां पर दो सर्कल बना दिए, एक का नाम दे दिए ए और एक का नाम दे दिए बी। समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर हम ये पूरे सर्कल ए को साइडेड कर दिए और उसके बाद सर्कल बी है इसको भी साइडेड कर दिए, और आपसे पूछे कि अच्छा जी बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि ए पूरा साइडेड है और बी भी पूरा साइडेड है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। अब आइए आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो जो साइडेड पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे को कलर कर दीजिए। कितना आसान है। इसी चीज को यहां पे अब कर रहे हैं, तो जो ये सर्कल है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, अब बाकी इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, साइडेड कर देंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे,
ए यूनियन बी का होल डैश कैसे पता चला? तो आप क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है सैडेड नहीं है, इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश है। जो सैडेड पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का होल डैश। अब आइए एक तीसरा वेन डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये किसका है? ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बी वाला जो पार्ट है, बी वाला पार्ट को भी सैडेड कर दिए। कौन सैडेड नहीं है? अब ये बताइए कौन सैडेड नहीं है? ए सैडेड नहीं है, तो ए नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसको जब हम बोलेंगे कि बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे? ए डैश। ए को छोड़ करके बाकी सारा सैडेड है, यही मतलब हुआ ना। ए को छोड़ करके, तो ए जो सर्कल है उसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट को आप सैडेड कर दिए, तो ये क्या हो गया? ए डैश हो गया। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एक चौथा डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? ये ए डैश यूनियन बी डैश है। अब इसमें क्या करते हैं, ए डैश वाला पार्ट को, मतलब इधर वाला जो पार्ट है इसको सैडेड कर दिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो देखिए तो क्या है, बी को छोड़ के सारा सैडेड है, बी को छोड़ करके। तो बी को छोड़ करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी डैश रिप्रेजेंट करेंगे। बी डैश का मतलब क्या हुआ? बी को छोड़ करके सारे एलिमेंट, तो पूरा सैडेड हो गया। अब एक पांचवा वेन डायग्राम बना रहे, आपको कहा जाए, ठीक है, कि अच्छा बताइए ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए तो ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल को पहले मत देखिए, दोनों सर्कल को छोड़ दीजिए, तो इधर वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। अब सर्कल में क्या है कि इसमें ये इधर वाला पार्ट इधर साइडेड है और इसमें इधर वाला पार्ट साइडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल वाला कोई कॉमन नहीं है। तो ये दोनों में जो अगर आपको कहा जाए कि कॉमन क्या है, तो दोनों सर्कल को छोड़ करके साइडेड कर दीजिए, तो ये दोनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और सबसे मजे की बात क्या है, दोनों सेम है। देखिए दोनों जो आप वेन डायग्राम बनाए वो दोनों क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है बात? तो इसको आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपको वेन डायग्राम से प्रूफ कर दिया। चाहते तो दो डायग्राम बना करके सीधा हम समझा सकते थे, लेकिन इतने सारे डायग्राम बनाने से ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया गया कि कैसे कैसे हुआ है। समझ में आ रहा है बात? अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको और इसको बना दीजिए, हो गया। ये समझाने के लिए आपको 5 वेन डायग्राम बनाया गया, इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए सेकंड का भी हम लोग देख लेते हैं वेन डायग्राम। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया? पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना सेट है? 2 सेट है। 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट है ना, इसी को ना बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे दो, इसको ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं, और मेरे को निकालना ए इंटरसेक्शन बी। तो इस कॉमन पार्ट को सैडेड कर दिए। ये किसका डायग्राम हो गया? ये ए इंटरसेक्शन बी का हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बताइए। तो इसको छोड़ करके, ये जो सैडेड पार्ट है इसको छोड़ करके सारे को कलर कर दीजिए। समझ में आ रहा है बात? एक देखिए यहाँ पे दूसरा हम डायग्राम बना रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इस सैडेड पार्ट को छोड़ करके सारे को सैडेड कर दीजिए। अभी जो अगर देखिए ये हम सैडेड कर दिए, तो ये क्या है? ये है ए यूनियन बी का होल डैश। ये क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश।
अब क्या कर रहे हैं, इधर वाला पार्ट को भी साइडेड कर दिए और इधर वाला पार्ट को भी साइडेड कर दिया। बचा कौन, बचा ए इंटरसेक्शन बी। बाकी सारे पार्ट को साइडेड कर दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फिर उसी तरह से तीसरा, अब यहां पर देखिए इधर का पार्ट पूरा साइडेड कर दिए, ठीक है, और बी वाला पार्ट को भी साइडेड कर दिए। पूरा सर्कल जो ए है वो बच गया, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ए डैश। ठीक उसी तरह से एक चौथा डायग्राम, इधर का पूरा पार्ट को साइडेड कर दिए और इधर ए वाला पार्ट जो बचे, कॉमन पार्ट नहीं, ए वाला जो पार्ट है इसको भी साइडेड कर दिए। छोड़े कौन आप, पूरा बी सर्कल को आप छोड़ दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बी डैश। अब आइए, अब इसमें और इसमें दोनों में यूनियन बताइए क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब इसका भी सहारा होना चाहिए और इसका भी सहारा होना चाहिए। यूनियन क्या है, तो देखिए अगर पांचवा जो हम बनाएंगे तो यूनियन में पहले तो आ जाइए कि ये पूरा पार्ट है सो बाहर वाला कंप्लीट है, या इसी को ले लीजिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना, तो ये अगर हम करेंगे तो इस तरह का आ गया। और इसका भी लेंगे तो इसमें ए वाला भी तो साइडेड है, इधर वाला पार्ट, तो इधर वाला इसको भी साइडेड कर दिए। तो ये दोनों का क्या हो गया, ये यूनियन हो गया, इसका भी पार्ट आ गया और इसका भी पार्ट आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश। और फिर देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए तो यहां पर आपको डिमॉर्गन्स लॉ से 3 मेथड से आपको प्रूफ करके बता दिया गया। और इतना मतलब वेन डायग्राम पे इसलिए ज्यादा फोकस किया जाता है कि आगे जब आपको प्रॉब्लम बनाना होगा ना, तो मैक्सिमम वेन डायग्राम से ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।